हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तुरुन चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है और मान के चल रहे हैं कि आपकी तैयारी के लिए अपनी जितनी भी करंट अफेयर्स की वीडियो हैं, टेसिस की वीडियो हैं, सारी आपने इस चैनल के माध्यम से कवर कर लिया होगा। बाकी आज से हमारी जो है 5 से 6 वीडियो आएंगी और बाकी आपकी एक दिन में 2 वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। एडुटेरिया की जो समर्पण सीरीज है, इसमें हम जितनी भी एफएलटी हैं, इन एफएलटी को कोशिश करेंगे कि आपकी जो है एग्जाम तक सभी एफएलटी को लगवा दिया जाए। और इस टेसिस की बात की जाए तो आप में से ही एक मित्र हैं, उनके द्वारा ये मुझे भेजी गई है। उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया गुजार करता हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल कहीं न कहीं से हो ही जाती है। तो उन्होंने मुझे भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मोटिवेशन मिलता है कि इससे कि आप लोग भी थोड़ा-सा इससे की वजह से जो है अवेयर हैं और आप भी देखने में इंटरेस्टेड रखते हैं। खैर, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि बिहार का अंतिम शासक जो है कौन था? बिहार का अंतिम शासक कौन-सा व्यक्ति था बात की जा रही है। तो आप कहेंगे बिहार एवं बंगाल का जो अंतिम अफगान शासक है उसे दाऊद खां कुर्रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? दाऊद खां कुर्रानी जो है बिहार एवं बंगाल का अंतिम अफगान शासक था और यह कर्रानी वंश से संबंधित था। ये भी याद रखना है, वंश कभी पूछा जाए तो आप कहेंगे कर्रानी वंश से जो है संबंधित था। कर्रानी वंश का शासक था और अफगान सत्ता को बनाए रखने का इसने बहुत अथक प्रयास किया है, लेकिन बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां कर्रानी था। निम्नलिखित स्थल एवं स्मारक हैं और उनके निर्माता से जुड़े कुछ तथ्य हैं। सूची 1 है, सूची 2 है, यहाँ पर बताना है। जैसे पटन देवी मंदिर वर्तमान इमारत कहाँ पर है? तो पटन देवी वर्तमान इमारत जो है राजा मानसिंह के द्वारा क्या की गई थी? इसको जो है संरचना का निर्माण करवाया गया था। इसी तरह पत्थर की मस्जिद की बात की जाए तो नजर खां के द्वारा निर्माण करवाया गया। गोलघर का निर्माण आप कहेंगे कैप्टन जॉर्ज गार्स्टिन के द्वारा करवाया गया और गोलघर का जो निर्माण है 1786 में करवाया गया था। अंग्रेज अभियंता थे कैप्टन जॉन, उनके द्वारा ही अकाल से निपटने के लिए अनाज का भंडारण करने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। सदाकत आश्रम की स्थापना की बात किया तो मौलाना मजरुल हक के द्वारा इसकी स्थापना को करवाया गया था। स्वतंत्रता सेनानी थे और मौलाना मजरुल हक के द्वारा ही सदाकत आश्रम की स्थापना करवाई गई है। ऑप्शन कहेंगे ए वाला सही हो जाएगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। अच्छा, जो पत्थर मस्जिद है, जो पत्थर मस्जिद का निर्माण नाजर खान ने कब करवाया? तो पत्थर मस्जिद निर्माण जो है पटना में करवाया गया था और 1621 में इसका निर्माण जो है करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1942 के आंदोलन के दौरान समानांतर क्रांतिकारी सरकारों की स्थापना एवं जनता के शासन के लिए प्रसिद्ध है? तो सीधी सी बात यार है कि 1942 में जो आपका आंदोलन हुआ, इसमें क्रांतिकारी सरकार या समानांतर सरकार की स्थापना के लिए इन तीनों में कौन कौन सी जानी जाती है? तो आप कहेंगे चंपारण, अमरपुर बांका और तिरहुत प्रमंडल। ये तीनों को ही आपको क्या जानता है? आप कहेंगे समानांतर सरकार एवं क्रांतिकारी सरकारों की स्थापना के लिए जाना जाता है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। अमरपुर बांका की स्थापना की बात करें तो 1942 के जब आंदोलन हुआ उसी समय इसमें प्रशासनिक नियंत्रण जनता के द्वारा ले लिया गया था और अपने हाथ में लेने के बाद समानांतर या क्रांतिकारी सरकार की स्थापना की गई थी। प्रभावती देवी का संबंध जो है, कहेंगे विचार कीजिए कौन सा कथन सही है भाई। प्रभावती देवी के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? जो है जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल। प्रभावती देवी बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन और महिला जागरण की प्रमुख हस्ती रही हैं और इनका विवाह समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण से हुआ था। ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और ब्रज किशोर प्रकाश की पुत्री थी। आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। उन्होंने कदम कुआं पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना भी की थी। तो आप कहेंगे तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है प्रभावती देवी के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को एक सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालक्रम में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की बात की जाए, ठीक है। मुजफ्फरपुर में बम कांड, मुजफ्फरपुर में जब बम कांड है वो कब हुआ? तो आप कहेंगे मुजफ्फरपुर में बम कांड 30 अप्रैल सॉरी, हाँ 30 अप्रैल 1908 को हुआ, माफी चाहता हूँ। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में बमकांड हुआ। खुदीराम बोस की फांसी की बात किया तो यह आपका 11 अगस्त 1908 से संबंधित है और वहीं पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की बात की जाए तो यह 1920 के दशक से संबंधित है ना। लगभग 1922 में किया गया था, पटना में 1920 के दशक से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आप यहाँ पर कहेंगे अच्छा, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की बात की जाए, अनुशीलन शाखा की स्थापना पटना में 1928 में की गई थी। कब की गई थी? 1928 में। तो अगर आप देखा जाए तो आप कहेंगे सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा? आप कहेंगे पहले नंबर पर आपका यहाँ पर 30 अप्रैल 1908, फिर 11 अगस्त 1908, फिर 1920, फिर अंतिम में आपका क्या आ जाएगा? 1928 आ जाएगा। आपको याद रखना, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की? भाई मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आप कहेंगे जनकधारी प्रसाद के द्वारा की गई। जनकधारी प्रसाद ने आप कहेंगे कब की थी? 1916 में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में मुजफ्फरपुर में एक आंदोलन गठन हुआ, कौन सी? होम रूल लीग आंदोलन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के गर्म जलकुंडों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा है? बिहार में जो आपके गर्म जलकुंड है इसके बारे में कौन सा गलत है? तो ब्रह्मा कुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म कुंड माना जाता है, क्या सही है? आप कहेंगे ब्रह्मा कुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म कुंड माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। दूसरा है सप्तधारा और अग्निकुंड राजगीर क्षेत्र में स्थित है। सप्तधारा और अग्निकुंड राजगीर क्षेत्र में है क्या? आप कहेंगे सप्तधारा और और आपका अग्निकुंड दोनों आपके कहां पर? राजगीर में स्थित है, क्षेत्र में स्थित है। तो आप कहेंगे सप्तधारा और आपके अग्निकुंड। सप्तधारा तो राजगीर में है, लेकिन अग्निकुंड आप कहेंगे अग्निकुंड जो है आपके कहां पर? आप कहेंगे कहां पर? ये आपका राजगीर में स्थित नहीं है। ऋषिकुंड और पंचतरुकुंड गया जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए ऋषिकुंड और पंचतरुकुंड गया जिले में स्थित है, तो आप कहेंगे ये भी गलत है, क्योंकि आपकी बात की जाए यहां पर मुंगेर जिले में स्थित है। और अग्निकुंड कहां पर है? ये आपके गयाजी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन कहेंगे हम दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहां पर क्या है? सही नहीं है, जो कि गलत है। पहला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट था। सप्तधारा तो राजगीर क्षेत्र में ही स्थित है, याद रखना है, सप्तधारा राजगीर क्षेत्र में ही स्थित है, जबकि अग्निकुंड गयाजी जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ नदियां हैं, उनकी सहायक नदियों के साथ यहां पर मिलान करना है। एक तरफ नदी है और उसकी कौन सी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी की बात किया है तो पेन्नौर होती है, और कौन सी होती है? नागर होती है। अब यही याद कर लो, नागर होती है और बालासर है और आपकी मेची है। तो किसकी सहायक नदी है? ये आपकी महानंदा की सहायक नदी है। अगर सोन नदी की बात किया है, सोन की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी होती हैं? तो आप कहेंगे सोन की सहायक नदियां रिहंद आएगी, रिहंद के बाद कौन सी आएगी? कनिहार आएगी, और कनिहार के बाद उत्तरी कोयल आएगी। कौन सी आएगी? उत्तरी कोयल आएगी। इसके बाद पुनपुन की सहायक नदियों में बात किया है तो विष्णुमती नहीं है, आप कहेंगे यहाँ पर मोरहरा है। पुनपुन की सहायक नदी मोरहर है, आपकी मादर है, और आपकी कौन सी हो जाएगी? दरधा हो जाएगी। ये किसकी है? पुनपुन की सहायक नदियां हैं। बागमती की बात किया तो बागमती की नदियों में अधवारा है क्या? हाँ बिल्कुल है। अधवारा के अलावा और कौन सी हो जाएगी? लाल बकिया। कौन सी हो जाएगी? लाल बकिया हो जाएगी। और लाल बकिया के अलावा मनोहरा हो जाएगी। कौन सी? मनोहरा हो जाएगी। ये आपकी जो नदियां हैं महानंदा, सोन, पुनपुन और बागमती, ये इनकी सहायक नदियां हैं। इनको अच्छे से याद कर लो, एग्जाम के लिए आ सकती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन था पहला और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट था, जबकि दूसरा तीसरा गलत था। मैंने आपको कमेंट करके मतलब मैंने आपको यहाँ पर जो है लिख के बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली की विशेषता है कि उसमें मानव आकृति प्राय पाश रूप में और स्त्री को पति के साथ चित्रित किया गया है? ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें मानव आकृति प्राय पाश रूप में और स्त्री को पति के साथ चित्रित किया गया है? आप कहेंगे मंजूषा चित्रकला है। कौन सी है? मंजूषा चित्रकला है। और किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है बिहार में? आप कहेंगे भागलपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन से? भागलपुर क्षेत्र में है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है, बिहार में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो बिहार में 8053 ग्राम पंचायत। कितनी? 8053 बिहार में ग्राम पंचायत। बिहार में जिला परिषदों की संख्या बात की कितनी है? तो आप कहेंगे जिला परिषदों की संख्या बिहार में 38 है। अगर बात की जाए नगर निगम कितनी है बिहार में है? अगर नगर निगम की बात की जाए बिहार में कितनी है? आप कहेंगे 19 नगर निगम है। और अगर बिहार में प्रमंडलों की बात की कितनी है? तो प्रमंडलों की बात की जाए तो 9 प्रमंडल है। याद कर लो, ये फैक्ट एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीट बिहार से लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कितनी सीटें हैं? तो बिहार से आप कहेंगे 40 सीटें लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अब इनमें से 6 जगहों से सीटें आरक्षित है, कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे एक तो आपका गोपालगंज आ जाएगा। कौन सा? गोपालगंज आ जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा? हाजीपुर आ जाएगा। हाजीपुर के अलावा समस्तीपुर आ जाएगा। समस्तीपुर के बाद आपका जमुई आ जाएगा। तो जमुई के बाद आपका गयाजी आ जाएगा, और फिर आपका सासाराम आ जाएगा। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर कहेंगे उपयुक्त में से समस्तीपुर भी है, सासाराम भी, गोपालगंज भी है। बाकी मैंने आपको बता दी है 6 सीटों के नाम, तो उपयुक्त में से डी ऑप्शन रहेगा सही है। सभी ऑप्शन यहाँ पर लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए सही है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो एक ऐसा जिला है किशनगंज जिला, याद रखना है। किशनगंज जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो कि नेपाल से और वेस्ट बंगाल दोनों से आपकी जो है सीमा साझा करता है, और रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
बिहार में नागी झील किस जिले में है? नागी झील आ जाए या नकटी झील आ जाए, है ना? नागी झील का नाम आ जाए या फिर आप कहेंगे नकटी झील का नाम आ जाए तो आप कहेंगे बिहार के किस जिले में है? आप दोनों कहेंगे जमुई जिले में स्थित है। कौन सी? जमुई जिले में स्थित है। अच्छा, बेगूसराय में कौन सी है? तो आप कहेंगे कांवर झील है। बेगूसराय में कांवर झील है। कटिहार जिले में अगर कभी पूछा जाए तो आप कहेंगे गोगाबिल झील है। कौन सी है? गोगाबिल झील है। और दरभंगा में अगर आ जाए तो आप कहेंगे कुशेश्वर झील है। कौन सी है? कुशेश्वर झील है। याद रखना है। अगर एक और झील आ जाए अनुपम झील, अनुपम झील आ जाए तो आप कहेंगे कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर जिले में स्थित है। तो ये कुछ झीलें हैं जो एग्जाम में मिलाने के लिए आ सकती हैं। बिहार के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र में आता है? तो बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है 96% मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सभी को पता होगा। गंगा के दो भागों में बांटती है, उत्तर मैदान और दक्षिणी मैदान। कौन कर्ण का अंतिम शासक था जिसकी हार के साथ ही मगध में कर्ण का अंत हो गया? तो कर्ण का अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे सुशर्मन था। कर्ण का अंतिम शासक सुशर्मन था और इसके हार के बाद ही कर्ण का अंत जो है हो गया था। मौर्य शासन के प्रशासन के संदर्भ में यहाँ पर अधिकारी हैं और विभाग हैं। कौन सा अधिकारी किस विभाग से संबंधित रहा है? जैसे समाहर्ता की बात किया है तो यह राजस्व विभाग का प्रमुख था। सन्निधाता की बात किया है राज्य का कोषाध्यक्ष था। परिणयाध्यक्ष की बात किया तो वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख था। और अच्छ पाटलाध्यक्ष की बात किया तो यह महालेखाकार था। तो इनको याद कर लो, एग्जाम में आएंगे। इस जैन धार्मिक ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में पड़े विनाशकारी 12 साल के अकाल का विवरण मिलता है, जिसके कारण अंततः जैन भिक्षुओं को दक्षिण भारत की ओर पलायन करना पड़ा। सीधी सी बात की जा रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 साल का विनाशकारी अकाल पड़ा था, जिसके कारण जैन भिक्षुओं को दक्षिण भारत पलायन करना पड़ा। आप कहेंगे यहाँ पर कौन सा आएगा? आप कहेंगे किस जैन धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है? परिशिष्ट परिवन में कहा गया है। इसमें परिशिष्ट परिवन में कहा गया है, याद रखना है। यहीं से ही दिगंबर और श्वेतांबर रूप में बट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि NFHS 6 है ना, NFS 6 2023-24 के अनुसार बिहार में कौन सी जनसांख्यिकी विशेषता देखी जा रही है? तो यहाँ पर आपका प्रतिस्थापन स्तर से अधिक कुल प्रजनन दर हो रही है। ये आपकी NFS 6 में देखने को मिल रही है। आजादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए बिहार में मदरलैंड अखबार की शुरुआत किसने की थी? तो जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो बिहार में मदरलैंड अखबार की शुरुआत की थी और मजरुल हक के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। किसके द्वारा? मजरुल हक के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना, एक तरफ लेखक है और एक तरफ पुस्तक है। कौन सा लेखक किस पुस्तक से संबंधित है? जैसे सीलभद्र याजी की बात की जाए आप कहेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए द इंडियन स्ट्रगल से संबंधित है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंडिया वंस फ्रीडम से संबंधित है। तीनों ही पुस्तकें आपके सही हैं तो आप कहेंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष और स्थान है। कौन सा हड़प्पा सभ्यता का किस स्थान से संबंधित है? जैसे वक्राकार ईंटों की बात किया है तो चंदूधड़ों से प्राप्त हुई है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा की बात किया है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। फारस की मुहर की बात की जाए लोथल से मिली हुई है। और कलश समाधान के साक्ष्य की बात की जाए सुरकोटदा से मिले हैं। तो आपका ऑप्शन वक्राकार ईंट है चंदूधड़ों से। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा आप कहेंगे हड़प्पा से। फारस की मुहर लोथल से और कलश समाधान के साक्ष्य जो है आपके सुरकोटदा से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। कौन सा है? ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। गौपद ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। गौपद ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से नहीं है बल्कि किससे है? आप कहेंगे अथर्ववेद से। कैसे? अथर्ववेद से। तो दूसरा गलत है। यम और नचिकेता का संवाद कठोप उपनिषद में वर्णित किया गया है। करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है तो आप कहेंगे दो विकल्प यहाँ पर सही है जबकि एक विकल्प गलत है। गौपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है ना कि यजुर्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार में सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो बिहार में सप्तपर्णी की गुफा कहाँ है? आप कहेंगे राजगृह में स्थित है। अच्छा एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है, उसका नाम है यूपीएससी नर। इस ऐप पर अगर आप लोग देखोगे तो मल्टीपल्स आपको टेस्ट सीरीज, मल्टीपल्स कोर्सेस, मल्टीपल्स पीडीएफ मिल जाती है। चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है हमने आपकी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो और सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर यूपीएससी नर। यहाँ से आपको मल्टीपल चीजें मिल जाएंगी और आप लोग डाउनलोड करके उसका एक्सेस कर पाओगे। सप्तपर्णी की गुफा बिहार में कहां पर है? आप कहेंगे राजगृह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उचित शब्द के आधार पर कीजना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोथिवती महाजनपद की राजधानी थी। सोथिवती महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? आप कहेंगे चेदी थी। और सोथिवती को ही शक्तिमुति भी कहा जाता है। और ये किस क्षेत्र में स्थित है? आप कहेंगे है बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। कौन से? बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर से हो जाएगा। 16 महाजनपदों में एक महाजनपद आपका शक्तिमती या सोथिवती था जिसकी राजधानी
चेरी थी। और एक चीज याद रखना है, एक चीज और याद रखना है कि 16 महाजनपदों में 18 महाजनपद ऐसे थे जो केवल केवल उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, बिहार में कितने स्थित है 16 महाजनपदों में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है, ध्यान रखो, आप बहुत बड़ी फिर मिस्टेक कर रहे हो, है ना। 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हो गए, बिहार में 16 में से कितने महाजनपद थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से यहाँ पर कौन से ऑप्शन करेक्ट है। जैसे बात की जाए, अंतिम मौर्य शासक बलिदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक बात है। अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा की हत्या शिमुख के द्वारा की गई थी, ये भी करेक्ट है, जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्रवृत्त या आंध्र जाति कहा गया है, बिल्कुल सही है। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महाबेग महान माना जाता था, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे यहाँ पर सभी ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन रहेगा, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी करने वाले शासक था? तो सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों, गोल्ड सिक्कों को सबसे पहले किसने जारी किया है? तो यहाँ पर आप कहेंगे बिम कटफिसिस के द्वारा। किसके? बिम कटफिसिस के द्वारा सबसे प्रथम स्वर्ण सिक्कों को जारी किया गया था। यहाँ पर अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे बात किया है, कथन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में त्रिकोणमिति पर्याप्त विकास हो चुका था, बिल्कुल सही कह रहा है। कारण कि सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट नामक ग्रंथ इस दिशा में पर्याप्त कार्य किए गए थे। तो आप कहेंगे दोनों ही सही है, ए आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? संबंध नहीं है आयुर्वेद शास्त्र से। तो बात की जाए, धर्मंतरी का है, चरक का है, सुश्रुत का भी है। जबकि भास्कराचार्य की बात की जाए, इनका आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, क्योंकि यह कौन थे? यह एक खगोलज्ञ थे। कौन थे? खगोलज्ञ थे, एवं कौन थे? गणतज्ञ भी थे, खगोलज्ञ गणतज्ञ थे। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन, आयुर्वेद शास्त्र से इनका संबंध नहीं है। जबकि धनवंतरी, चरक और सुश्रुत का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही है? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ चंद्रवरदायी ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय नामक चंद्रवरदायी ने नहीं लिखा है, बल्कि जगनिक के द्वारा लिखा गया है। किसके? जगनिक के द्वारा लिखा गया है, तो गलत हो गया। कृतकल्पतरु नामक मध्यकालीन ग्रंथ के लेखक लक्ष्मीधर हैं, बिल्कुल बात ठीक है। तो जो आपका कृतकल्पतरु नामक मध्यकालीन ग्रंथ है, इसके लेखक लक्ष्मीधर हैं, जबकि पृथ्वीराज नामक ग्रंथ के लेखक जगनिक हैं। अच्छा, कभी आ जाए कि चंद्रवरदायी ने किसको लिखा है, तो आप कहेंगे चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। किसकी? पृथ्वीराज रासो की जो है रचना की हुई है, ये भी आप फैक्ट याद कर सकते हो। केवल दूसरा ऑप्शन सही था, पहला ऑप्शन गलत था। निम्नलिखित में से कारण कथन है, इनमें से कौन सा सही है? बात की जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी। दीवान अमीर कोही की स्थापना पहली बात तो खिलजी के द्वारा की नहीं गई थी। किसने की थी? आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान अमीर कोही की स्थापना की गई थी, याद रखना है, और एक कृषि विभाग से संबंधित था। दूसरा कहता है, दीवान अमीर कोही विभाग मुख्य कार्य कृषकों की प्रत्यक्ष सहायता देकर भूमि को कृषि कार्य के अंतर्गत लाना था। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है। तो यहां पर आप कहेंगे ए ऑप्शन तो गलत है, किंतु आर ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन पर हम टिक करें। खतौली का युद्ध कब हुआ? तो 1518 में हुआ था। किन किन के मध्य में लड़ा गया था? भाई खतौली का युद्ध जो है आपके इब्राहिम लोदी के बीच में और राणा संगा के बीच में लड़ा गया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खतौली का युद्ध 1518 में इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट, अच्छा इस साइड का है, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सन 1565 ईस्वी में तालीकोटा के परिषद युद्ध में हक्कनी राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सी सेना शामिल नहीं थी? तालीकोटा के युद्ध आपको पता होगा, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, 1565 में हुआ था, जिसमें हकनी राज्यों की सेनाओं ने, संयुक्त सेना, कई सारी सेनाएं मिली थी, जिसमें विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था। इसमें बीजापुर शामिल था, अहमदनगर भी शामिल था, गोलकुंडा भी शामिल था, लेकिन बरार इसमें शामिल नहीं था। तो आप कहेंगे इसमें बरार संयुक्त प्रांत में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 18वीं सदी में भारत में यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियों के बारे में मूल विचार कौन सा सही है? तो 18वीं सदी में जो भारत में यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियां हुई, इसके बारे में फर्क्सियर के 1717 के फरमान के बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को कस्टम ड्यूटी से छूट प्रदान कर दी गई थी। बिल्कुल ठीक है, 1717 में फर्क्सियर ने बंगाल में कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार के लिए कस्टम ड्यूटी से छूट प्रदान कर दी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से बेदरा 1759 में अंग्रेजों की जीत के बाद कोरोमंडल के कपड़ा व्यापार से हटकर इंडोनेशिया के मसाला व्यापार की ओर चली गई थी। आप सभी को पता होगा 1759 में बेदरा के युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच, अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था। तो इसमें जो है
इसके बाद जो डच पराजित हुए, फिर वो भारत से हटकर इंडोनेशिया मसाला व्यापार की ओर मतलब अग्रसर हो गए थे और 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी काफी हद तक केंद्रीकृत थी, सरकारी मदद पर निर्भर थी, जिसकी वजह से कर्नाटक युद्धों के दौरान व्यावसायिक लचीलापन समझी हो गई थी। नहीं, गलत है, काफी हद तक केंद्रीकृत है। आप कहेंगे जो है आपका ये वित्तीय मदद और ये सरकारी निर्देश की वजह से इसमें जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं झेल पाए थे। तो केवल पहला और दूसरा सही रहेगा, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान देवगांव की संधि जो हुई थी 1803 में, परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय और राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी। कौन कौन सी क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी थी? बरार के भोंसले राजा ने कटक एवं बालासोर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। देवगांव की संधि में आप कहेंगे 1803 में। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया, कब से कब तक हुआ? 1803 से लेके 1805 तक किया गया था और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग संधि के लिए यहाँ पर जो है बाध्य किया था। जैसे देवगांव की संधि 1803 में भोंसले के साथ की गई थी। इसी तरह सुरजी अर्जन गांव की संधि ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया के साथ की गई थी और बैसीन की संधि पेशवा राव द्वितीय के साथ की गई थी और राजघाट की संधि इंदौर के यशवंत राव होलकर के साथ की गई थी। तो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा मराठाओं से अलग अलग संधि क्षेत्र के लिए की गई है। ये काफी अच्छा पॉइंट था उन लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कारण कथन है कौन सा सही है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किए गए बंगाल के स्थायी बंदोबस्त 1793 में जमीन का एक ऐसा बाजार बनाया गया जो तुरंत बहुत अस्थिर हो गया और इसके कारण बड़ी संख्या में पारंपरिक जमींदार बर्बाद हो गए। क्या सही है? हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण कहता है सूर्यास्त कानून के तहत यह नियम था कि अगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण जमींदार रैयत किसानों से लगान वसूली नहीं कर पाते हैं तो जमीन की नीलामी को रोकने के लिए सरकार उस वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व मांग को घटा सकती है। अरे कोई भी नहीं था, चाहे प्राकृतिक आपदा है चाहे कृत्रिम आपदा है, उनको सूर्यास्त कानून के तहत एक समय निश्चित समय था, जमींदारों से वसूल करना होता था। अगर जमींदार उसमें नहीं दे पाते थे तो क्या करते थे? नीलामी कर देते थे। तो कारण बिल्कुल गलत लिखा है, ए ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ आर वाला गलत है। सी ऑप्शन पे कहेंगे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तब सूची 1 है, सूची 2 है। कौन सा विद्रोह किस चीज से संबंधित है? जैसे रामोसी विद्रोह की बात किया, रामोसी विद्रोह मराठा शासन के पतन के बाद एक स्थानीय सरदार के नेतृत्व में सशस्त्र प्रतिरोध के दौरान पहाड़ी पुलिस की भूमिकाएं में अप्रचलित हो गई थी। आप कहेंगे रामोसी विद्रोह दूसरे ऑप्शन से संबंधित है। संथाल विद्रोह की बात की जाए, संथाल विद्रोह जिला अधिकारियों को औपचारिक अंतिम चेतावनी जारी की गई। साहूकार एवं अवसंरचना ठेकेदारों को लक्षित संथाल विद्रोह के दौरान किया गया था। नील विद्रोह की बात की है तो नील विद्रोह सिविल अदालतों के जरिए जबरदस्ती लागू किए जाने वाली क्रेडिट खेती प्रणाली थी, जिसे नील विद्रोह कहते थे। और पागलपंथी विद्रोह की बात की जाए, पागलपंथी विद्रोह खारो गारो हिल्स में मनमाना लगान वसूलने के लिए जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे पागलपंथी विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दूसरा बी सही हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 19वीं सदी की सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में राजा राम मोहन राय ने वेदों की सर्वोच्च सत्ता को नकारते हुए उपनिषदों पर आधारित एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए आत्मी सभा की स्थापना की थी। क्या ये सही है? आप कहेंगे राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा की स्थापना की, ये तो ठीक है। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म ग्रंथों को खासकर उपनिषदों पर तर्कपूर्ण चर्चा के जरिए एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, ना कि वेदों की प्रमाणिकता को ही इन्होंने नकारा था। तो ये ऑप्शन आपका गलत है ना। दूसरा कहता है आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज हिंदू परंपराओं से जुड़े रहकर सामाजिक सुधार आंदोलन पर जोर देकर ब्रह्म समाज से अलग था। बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कहेंगे आत्मारंग पांडुरंग के बारे में करेक्ट है, जबकि राजा राम मोहन वाले में गलत था। शुरुआती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 से 1905 की संरचना के बारे में कौन सी विचारधारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है? तो आप कहेंगे यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की काउंसिल को खत्म करने की मांग की गई थी। बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है दादा भाई नेहरूजी की धन के बहिर्गमन सिद्धांत ने होम चार्जेस को भारत से धन बाहर जाने का मुख्य जरिया बताया था, ये भी करेक्ट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ब्रिटिश भारत की संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव की शुरुआत की गई। तो देखो भारतीय राष्ट्रीय परिषद 1892 में कह रहे हैं क्या की गई थी? ब्रिटिश भारत संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत। तो ये गलत हो जाएगा। आप कहेंगे 1892 में भारत परिषद अधिनियम ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया था और अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की अनुमति दी थी, है ना। चुनाव शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया था, रखना है। तो तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है।
बर्लिन संधि के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। किसके बारे में कही जा रही है? बर्लिन संधि के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? चलिए विचार कर लेते हैं बर्लिन संधि के बारे में। भारत की आजादी के लिए विदेशी मदद पाने के मकसद से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में स्थापित किया गया था। क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। बर्लिन संधि भारत की आजादी के लिए विदेशी मदद पाने के मकसद से इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में स्थापित किया गया था। आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन का ढांचा लागू किया गया। किस विभाग को हस्तांतरित विषय के रूप में वर्गीकृत किया गया? उसे प्रांतीय विधानमंडल के प्रति जवाबदेह भारतीय मंत्रियों के प्रशासन के अधीन रखा गया। सीधी सी बात ही कही जा रही है कि 1919 में जो प्रांतों में द्वैध शासन ढांचा लागू किया गया था, तो किस विभाग को, इन चारों में किस विभाग को हस्तांतरित विषय के रूप में शामिल किया गया? तो आप कहेंगे यहाँ पर स्थानीय सुशासन को। किसको? स्थानीय सुशासन को हस्तांतरित विषय में डाल दिया गया था। आप सभी को पता होगा ये जो पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, राजस्व वित्त वाले किसमें थे? ये आरक्षित विषय में आते थे। और जो जिस पर जवाबदेही थी वो किसमें आते थे? वह हस्तांतरित विषय में भारतीयों को डाल दिए जाते थे। जो जवाबदेही थे वह भारतीयों को दिए गए थे, और जिस पर जवाबदेही नहीं थी उस पर मनमानी तरीके से खूब धन लूटा गया है। चलिए बात की जाए, संस्था है, संस्थापक है, कौन सी संस्था के संस्थापक से संबंधित है? जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात की जाए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है जोसेफ बिपिस्टा एवं लाला लाजपत राय से संबंधित है। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की बात की जाए तो सोहन सिंह जोश, एस ए डांगे और फिलिप स्प्रिटे से संबंधित है। ऑल इंडिया किसान सभा की बात की जाए तो सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा से संबंधित है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात किया तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिला दिए, याद कर लेना। यहाँ पर कथन आता है, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अक्टूबर नवंबर 1939 में अलग अलग प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने ब्रिटिश प्रशासन को सहयोग करने से इनकार करते हुए सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल बात ठीक है। 1939 का समय आपको पता ही होगा, 8 प्रांतीय सरकारों ने एक साथ इस्तीफा दिया था। कारण है कि वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भारत की केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं या प्रमुख राजनीतिक दलों से सलाह किए बिना ही एक तरफा तौर पर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत पक्ष घोषित कर दिया था। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है और इसीलिए जो है इस्तीफा दिया गया था। तो ए ऑप्शन रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रिप्स मिशन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? किसके बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में। जो प्रांत प्रस्तावित भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते वह उससे बाहर रह सकते हैं और अपने अलग संविधान का निर्माण कर सकते हैं। किसमें कहा गया था? क्रिप्स मिशन में बात कही गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। क्रिप्स प्रस्तावों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रक्षा का पूरा नियंत्रण एक भारतीय मंत्री को सौंपा था, बिल्कुल गलत है। प्रस्तावित संविधान सभा सभी सदस्यों का चुनाव किया जाना है, क्रिप्स मिशन में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आप कहेंगे केवल पहला ही सही है, जबकि दूसरा तीसरा गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो नेटवर्क में प्रति प्रचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐतिहासिक व्यक्तियों में कौन से पश्चिमी भारत में प्रसारित होने वाले गुप्त कांग्रेस रेडियो के प्रमुख संचालनकर्ता बने थे? सीधी सी बात यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रेडियो नेटवर्क में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पश्चिमी भारत में गुप्त कांग्रेस रेडियो में प्रमुख संचालनकर्ता कौन थे? आप कहेंगे एक नाम जिंदाबाद, ऊषा मेहता का, है ना। ऊषा मेहता को इसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल और वायसराय हैं, उनके कार्यकाल की घटनाओं में कौन सा एकदम गलत है? तो गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल में कौन सी घटनाएं गलत है बात की जा रही है? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। आप कहेंगे बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की बात किया है लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई, आप कहेंगे नहीं की गई। वारन हेस्टिंग ने तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, जबकि शुरुआत किसने किया? आप कहेंगे शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। किसके? क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड बेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की, बिल्कुल ठीक है। और लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया जाना था, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सही। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आजादी के बाद रियासतों के विलय के संबंध पर विचार करें और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? भाई आजादी के बाद रियासतों के विलय के बारे में कौन सा सही है? ऑपरेशन पोलो नाम की सैन्य कार्रवाई जूनागढ़ भारत में शामिल थी। ऑपरेशन पोलो सैन्य कार्रवाई जूनागढ़ में नहीं की गई थी। ऑपरेशन पोलो की बात किया तो हैदराबाद के लिए चलाया गया था। किसके? हैदराबाद के लिए चलाया गया था, पहला गलत है। जम्मू कश्मीर के द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन के तहत रक्षा, विदेश मामले और संचार से जुड़े अधिकार जो है भारतीयों को सौंपे गए थे, बिल्कुल ठीक बात है। शुरुआत में श्रावणकोर के दीवान पर सीपी रामास्वामी अय्यर के नेतृत्व में स्वतंत्र बने रहना चाहते थे, लेकिन बाद में इन्होंने भी अपना मन बदल दिया था।
तो दूसरा और तीसरा कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। ऑपरेशन पोलो जूनागढ़ के लिए नहीं बल्कि हैदराबाद के लिए चलाया गया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत की स्वतंत्रता मिली तब कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जब आजादी मिली तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे आचार्य जेबी कृपलानी व्यक्ति थे। आचार्य जेबी कृपलानी उस समय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत के दौरान कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार बने? तो कैबिनेट मिशन में बातचीत के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस निकटता से जुड़ा हुआ है? खुदाई खिदमतगार आंदोलन की बात किया तो यह कहेंगे आप शवन्य विज्ञा आंदोलन से बहुत ही ज्यादा निकट जुड़ा था और 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की गई थी और शवन्य विज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई। तो दोनों ऑप्शन जो है एक दूसरे से निकटता को दर्शाते हैं। एक तरफ पर्वत है एक तरफ देश है, कौन सा पर्वत किस देश से संबंधित है? जैसे माउंट एटना की बात किया है, माउंट एटना कैसे इटली में है। कैंटाब्रिन की बात किया है, कैंटाब्रिन आपका स्पेन में है। कैम्ब्रियन की बात किया तो आप कहेंगे न्यूजीलैंड में है और वर्खोयास की बात किया तो आप कहेंगे रूस में स्थित है। क्या रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस देश में मरकेबो झील स्थित है? कौन से देश में मरेकेबो झील स्थित है? तो आप कहेंगे वेनेजुएला में। कहां पे? वेनेजुएला में मरकेबो झील स्थित है। याद रखना है। बोलिविया में कौन सी झील है? तो बोलिविया और पेरू की सीमा पर बात किया है तो टिटिकाका झील है। कौन सी है? टिटिकाका झील है, जिसे हम क्या कहते हैं? हनीमून झील के नाम से भी जानते हैं। हनीमून लेक के नाम से भी इसको जानते हैं, टिटिकाका झील को, जो कि बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऐसा कौन सा देश से मकर रेखा गुजरती है? तो आप कहेंगे ब्राजील से गुजरती है, बोत्सवाना से गुजरती है और मोजाम्बिक से गुजरती है। यहां पर मैक्सिको से और आपकी कांगो गणराज्य से नहीं गुजरती है। मैक्सिको से बात किया है तो आप कहेंगे कर्क रेखा गुजरती है, या रखिएगा कर्क रेखा गुजरती है। और कांगो गणराज्य से बात किया है तो आप कहेंगे विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी? विषुवत रेखा गुजरती है। जबकि मकर रेखा ब्राजील, बोत्सवाना और मोजाम्बिक से गुजरती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी पर मौजूद घास के मैदानों पर विचार करें। उपयुक्त घास के मैदानों में कितने शीतोष्ण घास के मैदान स्थित हैं? तो आप कहेंगे शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। डाउन्स, वेल्ड, सवाना और स्टेपी में शीतोष्ण घास के मैदान इन सभी में कौन से हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएं। प्रॉपर तरीके से लिख के बताना है कमेंट में कौन कौन से शीतोष्ण घास के मैदान हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आंसर में जरूर देंगे क्योंकि बहुत छोटा और प्यारा क्वेश्चन है। आई थिंक सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय पवन की विशेषता के संदर्भ में सही नहीं? स्थानीय पवन की विशेषता के बारे में गलत कौन सा है? स्थानीय उच्चावच का व्यापक प्रभाव होता है, बिल्कुल ठीक है। ये पवनें क्षोभमंडल समताप मंडल में चलती हैं, सही है। आप कहेंगे भाई गलत है ना, ये ऑप्शन गलत है। पृथ्वी उत्पत्ति स्थानीय तापांतर एवं दाब प्रवणता प्रमुख कारक होता है, ये भी करेक्ट है। तो ए और सी तो सही है स्थानीय पवन की विशेषता के लिए, जबकि बी ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सही सुमेलित का विचार करिए कौन सा है? सही सुमेलित की बात किया है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो बता सकता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आप कहेंगे लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा की बात की जाए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जैसे आ जाए आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की बात की है तो नामेरी आप कहेंगे असम में है, बिल्कुल बात ठीक है। और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो दाचीगाम जैसे नाम आ जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बाकी ऑप्शन आपको याद रखना है जो हमने आपको बता दिए सही, जबकि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंद फूटलूज उद्योग के संदर्भ में सही है? भाई स्वच्छंद फूटलूज के बारे में कौन सा उद्योग के बारे में सही है? यह किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता है, इसे हम स्वच्छंद के रूप में जानते हैं। मतलब कि कहीं भी उपजाओ कहीं भी ले जाओ, यह जो है इस पर किसी विशिष्ट कच्चे माल पर इसकी निर्भरता नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। और पहले नंबर पर कहेंगे आप कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी। दूसरे नंबर पर कौन सी हो जाएगी? गोंड हो जाएगी। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपकी भील है, दूसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से आप कहेंगे गोंड है। दोनों को ऑप्शन आपको याद रखना है। किस पहाड़ी पर चाय के बागान नहीं है? एक पहाड़ी ऐसी है जिस पर चाय के बागान नहीं है। कानन देव पहाड़ी पर है, दार्जिलिंग पहाड़ी पर भी है, नीलगिरी पहाड़ी पर भी है। जबकि गिरनार पर बात किया है, एक पहाड़ी है लेकिन इस पर जो है चाय के बागान स्थित नहीं है, क्योंकि गिरनार की पहाड़ी कहां पर है? गुजरात राज्य में है और जूनागढ़ में है। गुजरात राज्य में जूनागढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या विचार करना है? विचार करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखेंगे। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप नेहरू कुंड से निकलती है, बिल्कुल बात ठीक है। रावी नदी कपूरथला से हरिके नामक स्थान सतलज नदी से मिलती है, ये गलत लिखा है। तीसरा ऑप्शन आता है हरिके बैराज से राजस्थान नहर निकलती है, आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो बताया है हमने वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रगान जन गण मन के हिंदी संस्करण को कब अपनाया? जन गण मन के हिंदी संस्करण की बात की जा रही है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, जन गण मन के हिंदी संस्करण को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अदालतों द्वारा लागू कराई जा सकती है? किसकी चीज को? तो आप कहेंगे अपराधों के लिए दोषसिद्धि ठहराए जाने के मामले में सुरक्षा का अधिकार जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अदालतों द्वारा लागू करवाया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अनुच्छेद 341 341 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी जाति को शामिल करने या उसे बाहर करने की संवैधानिक शक्ति केवल किसके पास है? केवल किसके पास है? तो आप कहेंगे संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस शक्ति किसी के पास नहीं, संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। इस आधार पर अनुच्छेद 19 के 2 के तहत किसी नागरिक को बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, आप सभी को पता होगा। भारत की संप्रभुत्ता और अखंडता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, न्यायालय की अवमानना पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। लेकिन आम जनता के हित में अगर कोई बात है तो इस पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। डी ऑप्शन कहेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आम जनता के हित में आवाज उठाने पर नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना एक माता पिता का कर्तव्य है। ये शिक्षा के बारे में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, याद रखना है। शिक्षा के बारे में सी ऑप्शन करेक्ट है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 51 आप कहेंगे ए के में जोड़ा गया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार और उससे संबद्ध नीति निर्देशों के संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करें। कौन सा सही नहीं, गलत ऑप्शन कौन सा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? अनुच्छेद 23 कहता है जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है, लेकिन साफ तौर पर राज्य को जनहित के कामों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की इजाजत भी देता है। ये तो सही बात कह रहा है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा कहता है जनहित के कामों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करते समय राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, है ना। तो आप कहेंगे भेदभाव कर सकता है, लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है ना, लिंग के आधार पर भेदभाव जो है कर सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब मान लो किसी पुरुषों का काम है तो महिलाओं को नहीं लगाया जा सकता ना। अब किसी को मान लो मातृत्व की जरूरत है, वो पुरुष से थोड़ी ना दिलवा देगा। तो ये जो है अनिवार्य कामों में लिंग को यहाँ पर जो है डिफरेंसेस कर सकता है, जबकि जन्म स्थान, जाति, मूलवंश और धर्म को यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 में कहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या खदान में काम पर रखने के लिए पूरी तरह रोक लगाता है, बिल्कुल बात ठीक है। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य को यह पक्का करने का निर्देश देता है कि आर्थिक जरूरतों की वजह से मजदूरों की सेहत और बच्चों की कम उम्र का गलत फायदा ना उठाया जाए, बिल्कुल बात ठीक। तो बी ऑप्शन आपका कहेंगे बिल्कुल सही नहीं था, जबकि ए सी डी ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 20 के तहत मिलने वाले संवैधानिक संरक्षणों के बारे में कथनों पर विचार करें और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार करें कौन सा सही है। अनुच्छेद 20(2) कहता है कि दोहरे खतरे में सुरक्षा न्यायिक अदालतों, न्यायिक ट्रिब्यूनलों, विभागीय अनुशासनात्मक अधिकारियों के सामने होने वाली कार्रवाई पर समान रूप से लागू होती है। तो आप कहेंगे एक अपराध के लिए 2 बार सजा का प्रावधान नहीं देता है, एक अपराध के लिए 1 बार ही सजा का प्रावधान मिलता है, तो ये गलत लिखा है। दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 20 के 3 के तहत स्व अभिशंसन से सुरक्षा जांच अधिकारियों को किसी आरोपी को खून के नमूने, अंगूठे के निशान देने के लिए मजबूर करने से रोकती है ना। तो आप कहेंगे सुरक्षा के दायरे में खुद के खिलाफ गवाही देने से सुरक्षा दायरे में नहीं आता है, आप कहेंगे यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत है। तो ना तो पहला ऑप्शन सही है ना ही दूसरा ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन गलत है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अंगूठे का निशान नमूने के तौर पर हस्ताक्षर या खून का नमूना देने के लिए मजबूर करना 20(3) के तहत मिलने वाले खुद के खिलाफ गवाह बनने से सुरक्षा के दायरे में नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन कहेंगे दोनों गलत है। अनुच्छेद 339 ए के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी को नियंत्रित करने के लिए संवैधानिक ढांचे के संबंध पर विचार करें और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो चलिए विचार कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा की जाती है। क्या सही लिखा है? गलत लिखा है।
जहां मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से दिल्ली की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, वहीं व्यक्तिगत रूप से मंत्री उपराज्यपाल की इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। ये भी गलत लिखा है ना। तो राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रहते हैं, ना कि राज्यपाल की। तो दोनों ऑप्शन आपके गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला सही है, ना ही दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात क्या है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकपाल पीसी घोष थे। कौन थे? पीसी घोष जो है, पिनाकी चंद्र घोष। इनका फुल फॉर्म अगर कभी आ जाए तो पिनाकी चंद्र घोष, जिन्हें पीसी घोष कहते हैं, रखना है। भारत के प्रथम लोकपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाना चाहता है तो क्या करेगा? जब भारतीय आरबीआई है वो तरलता बढ़ाना चाहता है तो क्या करेगा? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना स्टार्ट कर देगा। जब यह सरकारी प्रतिभूतियों खरीदने लगेगा तो पैसा क्या होगा? मार्केट में जाने लगेगा। तो क्या होगा? तरलता अपने आप बढ़ जाएगी। याद रखना है ना। तरलता ऐसे ही बढ़ाता है, जब कम करना होता है तो प्रतिभूतियां बेचने लगता है, पैसा अपने ओर खींचने लगता है। अचानक आई महंगाई से सबसे ज्यादा नुकसान कैसे होता है? अचानक महंगाई आ जाए, एकदम महंगाई आ जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान कैसे होगा? आप कहेंगे स्थिर पेंशन पर गुजारा करने वाले जो भत्ते लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, है ना। क्योंकि मान लो आज 10 रुपए की चीज और उनको पेंशन मिलती है 1000 रुपए, और एकदम से महंगाई आ जाए 10 रुपए की चीज 200 रुपए में हो जाए और पेंशन उनको 1000 मिलती है, तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किस घटना ने लक्षित आर्थिक विकास दर प्राप्त करने में विफलता योगदान जो है दिया हुआ था? तो आप कहेंगे भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, भयंकर सूखा जिससे भोजन की कमी भी देखने को मिली थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 रहा है, ध्यान रखना है। और युद्ध इसी दौरान भारत चीन के युद्ध की बात करें तो 1962 में हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ, और भयंकर सूखा 1965 और 66 में देखने को मिला था। ये सभी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी घटनाएं घटित हो गई जिससे विकास दर, आर्थिक विकास दर जो है, जो विफलता के योगदान दिया है। आप कहेंगे डी ऑप्शन, तीन ऑप्शन सही। कौन सा तरीका राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? ऐसा कौन सा तरीका है? उत्पाद मूल्य वर्धित विधि, इससे किया जाता है। आय विधि से किया जाता है, व्यय विधि से। उपभोग विधि से, उपभोग विधि से कभी भी राष्ट्रीय आय का गणना जो है नहीं की जाती है। ऑप्शन सी कहेंगे गलत है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार अनुशासित स्वदेशी की अवधारणा का उद्देश्य भारत के किस स्थिति में ले जाना है? तो आप कहेंगे जो अनुशासित स्वदेशी की अवधारणा है, भारत को किस स्थिति से किस स्थिति की ओर ले जाना है? और केंद्रीय सर्वेक्षण 25-26 में कहा गया है तो रणनीतिक लचीलेपन से रणनीति की ओर ले जाना है। बी ऑप्शन करेक्ट है। देख रहे हो, छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको याद करने की आवश्यकता है। बिहार बजट 26-27 के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना कितनी राज्य सहायता प्रदान की जाएगी? तो आप कहेंगे 3000 रुपए की सालाना यहाँ पर जो है सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरकार के द्वारा शुरू किए गए अर्बन चैलेंज फंड के तहत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुख्य फोकस क्षेत्रों में शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे विकास केंद्रों के रूप शहर में शामिल है, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास में शामिल है, जल और स्वच्छता में शामिल है, सार्वभौमिक इंटरनेट और डिजिटल गवर्नेंस में शामिल नहीं है। प्लास्टिक उद्योग स्थिति रिपोर्ट और भारत की प्लास्टिक अर्थव्यवस्था का व्यापक संरचनात्मक स्थिति के अनुसार भारतीय प्लास्टिक उद्योग का वर्तमान बाजार मूल्य कितना है? भारतीय प्लास्टिक उद्योग का वर्तमान बाजार मूल्य की बात करें कितना है? आप कहेंगे 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए है। आपका बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार बिहार में मछली का अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला बिहार में मछली अग्रणी उत्पादक जिले के रूप में जाना जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी के बीच में किसके बराबर अंतर होता है? तो जीडीपी और एनडीपी के बीच में अंतर किसके बराबर होता है? आप कहेंगे स्थिर पूंजी उपभोग मूल्यह्रास के बराबर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विशाल रेडवुड वृक्ष एक है। विशाल रेडवुड वृक्ष क्या है? आप कहेंगे यहाँ पर जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म होता है। इसका अर्थ होता है नग्न बीज। क्या होता है? नग्न बीज इसका जो है अर्थ होता है। यह रखना, विशाल रेडवुड वृक्ष जिम्नोस्पर्म होता है जिसे नग्न बीज की संज्ञा दी जाती है। केचुआ निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है? अब केचुआ है, आपने केचुआ देखा हुआ, आगे पीछे दोनों साइड से चल सकता है, बीच में से काट भी दो, लेकिन यह किस अंग के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है? जैसे अपन नाक से लेते हैं श्वसन, यह नम त्वचा के द्वारा क्या करता है? श्वसन की क्रिया करने लगता है। केचुआ में जो है श्वसन के कोई अंग नहीं होता है, सीधे अपनी नम त्वचा से जो है विषण के द्वारा सांस जो है ले पाता है और उसी से सांस लेता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा की जाने वाली अभिक्रिया कौन सी है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा की जाने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा 2NH3 + 3O2
2NO2 प्लस 2H प्लस 2H2O, चरण एक। दूसरा चरण कहता है 2NO2 प्लस O2 प्लस 2NO3। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? अब समीकरण कौन सही नहीं है? नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। यहाँ पर चरण तो दूसरा कहता है नाइट्रोबैक्टर द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है। एक दो दोनों का नाइट्रीकरण कहा जा सकता है। इन चरणों को करने वाले जीवाणु सामान्यतः प्रकाश संपोषी होते हैं। डी ऑप्शन आपका कहेंगे यहाँ पर सही है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मानव में श्वसन तंत्र की वह संरचना जिसे सामान्यतः वायु नली कहा जाता है, कौन सी होती है? मानव में श्वसन तंत्र की वह संरचना जिसे सामान्यतः वायु नली कहा जाता है उसे श्वास नली कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट। इस हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा एक हार्मोन्स होता है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। कौन से हार्मोन्स को कहा जाएगा? तो आप कहेंगे एंड्रेनेलिन। कौन सा? एंड्रेनेलिन हार्मोन्स होता है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है। कौन सा मानव घटक प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करता है? ऐसा कौन सा मानव घटक है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करेगा? श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं करती हैं। लिम्फोनोड्स और प्लीहा करता है एंटीबॉडी। आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा। सभी आपके ऑप्शन जो है मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली ह्यूमनिटी सिस्टम को जो है क्या करती हैं? निर्माण करती है। मानव में निषेचन की प्रक्रिया सामान्यतः कहां होती है? निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में। कौन सा? फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब में मानव में निषेचन की प्रक्रिया जो है होती है और एक सक्रिय नली होती है जिसमें जैविक मिलन स्थल का कार्य है फिर किया जाता है। महिला का और पुरुषों के अंडाणु और शुक्राणु का यहाँ पर जो है पहुंचकर प्रवेश करते हैं और युग्मज का जो है निर्माण करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक बच्चा ऐसे आनुवंशिक विकार से साथ पैदा होता है जिसमें कम ऑक्सीजन की स्थिति में उसकी लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी दरांती आकार की हो जाती हैं। उसके पिता इस रोग के वाहक है जबकि मां सामान्य है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसका अगला बच्चा भाई बहन इस रोग से प्रभावित होगा? कितनी संभावना है? तो आप कहेंगे यहाँ संभावना 0% की है। कितनी? 0% की संभावना है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव विकार होता है, याद रखना है। इससे प्रभावित बच्चे में दोनों इम्यूनिटी एलीज होते हैं। पिता एक वाहक होता है जबकि मां इसमें सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर है 120/80 है तो उसकी नाड़ी का दाब क्या होगा? तो आप कहेंगे उसकी नाड़ी का दाब 40 mm 4G HG होता है ना। एक आपको जो ब्लड पल्स प्रेशर होती है जिसे नाड़ी दाब कहते हैं, पल्स प्रेशर कहा जाता है। यहाँ पर नॉर्मल 120/80 होता है ब्लड प्रेशर और यहाँ पर अगर नाड़ी का दाब की बात की जाए तो 40 mm HG होता है। सूची 1 में रोग है, सूची 2 में रोग जनक है। कौन सा रोग किस रोग से संबंधित है? जैसे आलू का लेट व्हाइट रोग, आलू को लेट व्हाइट रोग कवक से संबंधित है। टमाटर का पत्ती मुड़ना रोग की बात की जाए तो आप कहेंगे विषाणु से संबंधित है। नींबू का कैंकर रोग की बात किया तो जीवाणु से संबंधित है और सब्जियों का जड़ गांठ रोग की बात किया तो सूत्रकृमि से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है निम्नलिखित में से अभिकथन कारण है इनमें से कौन सा सही है? एक साफ धूप वाले दिन पृथ्वी और चंद्रमा दोनों में आकाश नीला दिखाई देता है। क्या सही है? एक साफ धूप वाले दिन में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों में आकाश नीला दिखाई देता है, गलत लिखा है। कारण है नीली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है वह वायुमंडलीय कणों द्वारा लाल प्रकाश की तुलना में अधिक प्रबल रूप से प्रकीर्णित होती है। तो कारण तो सही लिखा है जबकि ए ऑप्शन गलत है। तो आप कहेंगे ए गलत है किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर भी कारण कथन आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोटर वाहनों में पिछला दृश्य दर्पण के रूप में समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण को सार्वभौमिक रूप से प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल बात ठीक है। मोटर वाहन में जो उत्तल दर्पण में जो है तुलनात्मक रूप से प्राथमिकता दी जाती है। कारण है कि एक उत्तल दर्पण हमेशा एक वास्तविक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अब ये गलत हो गया है ना। ये समतल दर्पण की बजाय उत्तल दर्पण की बात कर रहा है जिससे चालकों को वाहन के पीछे का काफी दृश्यमान देखने को मिलता है। ये गलत लिखा है। केवल ए ऑप्शन यहाँ पर सही है जबकि आर ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक रिमोट कंट्रोल खिलौना कार 3 ms की स्थिति स्थिर गति से चल रही है। ऑपरेटर टर्बो बूस्टर को ठीक 2 सेकंड के लिए चालू करता है जिसकी गति धीरे धीरे बढ़कर 7 ms हो जाती है। इस दौरान बूस्टर पर लगाया गया स्थिर बल कितना होगा? तो आप कहेंगे 10 N हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 N हो जाएगा, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है? ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि नहीं है? तो आप कहेंगे चालन है, विकिरण है, संवहन है। जबकि ऊष्मा रोधन ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं होती है जबकि चालन, संवहन, विकिरण होती है। आप कहेंगे डी ऑप्शन गलत है।
हिस्टेरिसिस की परिघटना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? शैथिल्य की परिघटना मुख्य रूप से तो आप कहेंगे चुंबक और लोहे चुंबकीय पदार्थ से संबंधित होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। सर्वेक्षण में थियोडोलाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? एक सर्वेक्षण है जिसमें थियोलाइट्स का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? आप कहेंगे क्षैतिज ऊर्जा एवं ऊर्ध्वाधर कोणों को मापना इसका कार्य होता है। एक सर्वेक्षण है जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को मापना थियोलाइट्स का मुख्य कार्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का सही वर्णन करता है? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का कौन सा वर्णन सही करता है? यह वह ऊष्मा है जो किसी द्रव्य कोश के क्वथनांक पर बिना तापमान बदले गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है, जिसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। एक तरफ उपकरण है, दूसरी तरफ कार्य है। कौन सा उपकरण किस कार्य से संबंधित है? जैसे एमीटर की बात किया है, विद्युत धारा का मापने से संबंधित है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव के मापने से संबंधित है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है और बोलोमीटर सूक्ष्म ऊष्मा के इंफ्रारेड विकिरण को मापता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा? बी ऑप्शन कहेंगे आप यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। एक पिंड जिसका द्रव्यमान m1 और वेग v है, एक स्थिर पिंड m2 से टकराता है। टक्कर के बाद दोनों आपस में चिपक जाते हैं। टक्कर के बाद संयुक्त पिंड का वेग क्या होगा? तो आप कहेंगे m1v से m1 प्लस m2 हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, वरना समझाने में थोड़ा लेंथी हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी बड़ी बन जाएगी और एग्जाम आपका सिर पे आ चुका है। अब समय नहीं है, अब तो अब रिवीजन करो बस। आपने पढ़ा है, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये रिवीजन होना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर में कोर पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। ऑप्टिकल फाइबर में कोर पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? आप कहेंगे क्लेडिंग से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लेडिंग से अधिक हो जाएगा। आप कहेंगे क्लेडिंग से अधिक हो जाता है, तो आप कहेंगे कोर पदार्थ का अपवर्तनांक क्लेडिंग से अधिक हो जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया में C6C11 5B11 प्लस X प्लस V, इसमें X का क्या दर्शाता है? तो आप कहेंगे X इसमें पॉजिट्रॉन को दर्शाता है। किसको? पॉजिट्रॉन को दर्शाता है। एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान 0.03 किलोग्राम है। 100 मीटर ऊंचे भवन की छत से नीचे गिराया जाता है। उसी समय 0.02 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली जमीन से 100 मीटर वेग से 100 ms वेग से के साथ ऊपर की ओर दागी जाती है। गोली लकड़ी के टुकड़े से टकराकर उसके अंदर धंस जाती है। टकराने के समय कितना होगा? तो आप कहेंगे 1 सेकेंड होगा। कितना होगा? 1s होगा, है ना? कितना हो जाएगा? 1s सेकेंड हो जाएगा, याद रखना है। निम्नलिखित में से तत्वों को धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। Si, Be, Mg और Na क्या हो जाएगा? आप कहेंगे Si, Be, Mg और Na हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी अभिक्रिया समांग शाम्य से संबंधित है? तो यहाँ कहेंगे सही प्रक्रिया 2NO2G, N2G और 2O2G। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समांग शाम्य एक ऐसा रासायनिक तंत्र है जिसमें सभी अभिकारक और उत्पादक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं। जैसे सभी गैसें हो, सभी एक ही जलीय विलयन में घुले हो, तो उसे क्या कहते हैं? आप कहेंगे समांग शाम्य कहा जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे +6 हो जाएगी। कितना? +6 हो जाएगी। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा आमतौर पर एक एनाल्जेसिक, एंजालिसिक और एंटीपीरियटिक के रूप में निर्धारित की जाती है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण सूजन रोधी एंटी इंफ्लेमेटरी गुण नहीं होते हैं? तो आप कहेंगे कौन सी है? आप कहेंगे यहां पर जो है आपकी आ जाएगी पैरासीटामोल। कौन सी है? पैरासीटामोल के गुण जो है नहीं होंगे। नेक्स्ट होता है, व्यावसायिक रूप से कार्बोरंडम नाम से जाना जाने वाला अत्यधिक मजबूत औद्योगिक घर्षक एवं अपवर्तनांक पदार्थ कौन सा होता है? आप कहेंगे सिलिकॉन कार्बाइड होता है। कौन सा? सिलिकॉन कार्बाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड संवेदनाहारी के रूप में उपयोग करता है? नाइट्रोजन का ऑक्साइड संवेदनाहारी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? N2O का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। कृत्रिम रूप से पेट्रोल के निर्माण के लिए विकसित विधि कौन सी है? तो आप कहेंगे यहाँ पर कृत्रिम रूप से पेट्रोल के निर्माण के लिए विधि कौन सी है? तो इसका आंसर वैसे आप मुझे बताएंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि आप भी कभी कभी बताते हैं तो अच्छा लगता है ना। फिशर टॉप्स प्रक्रिया जो होती है और बर्गिस प्रक्रिया, ये दोनों में ही पेट्रोल कृत्रिम का निर्माण का प्रयोग किया जाता है। आप कहेंगे ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो उपयुक्त में से एक से डी ऑप्शन सही जाएगा। एरोमेटाइजेशन यहाँ संबंधित जो है नहीं है। ठीक है, तो दोनों प्रक्रियाएं हैं कृत्रिम रूप से पेट्रोल के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लासेन परीक्षण मुख्यतः गुणात्मक कार्बनिक विशेषण के किन तत्वों समूह की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है? लासेन परीक्षण जो होता है गुणात्मक कार्बनिक विशेषण में ये किन तत्वों के समूह की पहचान के लिए? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन।
बी ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन की पहचान करने के लिए प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुसूचित जाति योजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो अनुसूचित जाति योजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? पीएम अजय पोर्टल है। क्या है? पीएम अजय पोर्टल है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ग्लोबल वाटर समिट 2026 में ग्लोबल वाटर अवार्ड की यूटिलिटी ऑफ द ईयर इंटरनेशनल अवार्ड कैटेगरी में किस भारतीय संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को सम्मानित किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। भारत की पहली प्राइवेट मरीन गैस टरबाइन सुविधा की घोषणा कहां की गई? तो भारत की पहली है प्राइवेट मरीन गैस टरबाइन की सुविधा है और यह घोषणा जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में की गई है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, QSAFE क्वांटम सिक्योर एंड एडिटिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन किसने किया है? तो आप कहेंगे आरबीआई के द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? तो यूपीआई को अपनाने वाला कैरिबियाई देश त्रिनाद एवं टोबैको है, जिसने भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है ना, भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाया है। एआई आधारित साइबर खतरों के बीच साइबर सुरक्षा.ai टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो आप कहेंगे इसका गठन जो है सेबी के द्वारा किया गया है। सेहत मिशन किसने शुरुआत की है? सेहत मिशन की बात की जाए, सेहत मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरुआत की है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई, महिला विकास मंत्रालय में इसका कोई योगदान नहीं है। पहला दूसरा सेहत मिशन के लिए सम्मानित है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों में किस पौधे की पत्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? अश्वगंधा के पौधों की पत्तियों पर अभी हाल ही में रोक लगा दी गई है। भारत के 95 नंबर के शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो आप कहेंगे 95 शतरंज ग्रांड मास्टर जो है अरियोनक घोष को बनाया गया है। बांस ब्रिबेंत लकड़ी से बने रूसोम पुलों की इंजीनियरिंग गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है? तो बांस बेंत लकड़ी से बने रूसोम पुलों की इंजीनियरिंग गतिविधियों को दस्तावेजीकरण करने के लिए यूनेस्को ने आप कहेंगे सिक्किम राज्य के साथ में साझेदारी को किया हुआ है। जापान के द्वारा AZEC प्लस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एजेक प्लस बैठक में जापान द्वारा जो आयोजित की गई थी, भारत का प्रतिनिधित्व जो है आपके डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अनुसार किस राज्य एवं कैसा से प्रदेश में 300 से अधिक झीलें गायब हो गई हैं? तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जहां पर 300 से ज्यादा झीलें गायब हो चुकी हैं, ये अपने आप में एक चिंतनीय विषय बन गया है। भारत में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यह तमिलनाडु के कलपक्कम में चालू किया गया है, सही है। ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लेटिनियम ऑक्साइड का मिश्रण का उपयोग किया जाएगा, करेक्ट है। इस रिएक्टर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए डिजाइन किया गया है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा, सभी कथन यहाँ पर सही है। अनिल ईंधन ANEEL अनिल ईंधन की हाई बर्न अप इरिडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। अनिल ईंधन किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे अनिल एरियम थोरियम से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। COP30 में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर इनिशिएटिव पर चर्चा की गई, जिसका मकसद 2026 में घन जंगल बचाने के लिए आर्थिक भुगतान शुरू करना है। इस पहल को कुल कितने फंड का लक्ष्य रखा गया है? तो 125 अरब डॉलर का, कितना? 125 अरब डॉलर का जो है लक्ष्य को यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाएगी, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य आर्थिक विषय क्या था? तो मुख्य आर्थिक विषय था एकजुटता, बराबरी एवं स्थिरता। क्या था? एकजुटता, बराबरी एवं स्थिरता विषय रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है, स्पेनिश वायुसेना के द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास, जिसमें भारतीय वायुसेना पहली बार एक गैर नाटो देश के तौर पर हिस्सा लिया है, और यह कौन सा था? तो आप कहेंगे ओशन स्काई 2025 में हिस्सा भारत ने गैर नाटो देश के रूप में हिस्सा जो है लिया था, और ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में खबरों में रहा एनी एयरबेस कहां पर स्थित है? एनी एयरबेस की बात की जाए तो इंपोर्टेंट है, तजाकिस्तान देश में स्थित है। जब यहां से भारत के विदेश, जब आपका विदेशी सैन्य एयरबेस था, पूरी तरह से यह विकसित था, तो आप कहेंगे एनी एयरबेस तजाकिस्तान देश में स्थित है, इंपोर्टेंट है। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने सिनेमा में 50 वर्षों के योगदान के लिए किसे गोल्डन जुबली सम्मान से सम्मानित किया है? रजनीकांत को सम्मानित किया गया है गोल्डन जुबली सम्मान से। नेक्स्ट आता है, वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर की पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो वर्जीनिया में बनी है लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली मुस्लिम है और भारतीय मूल की महिला है, और इनका नाम है गजाला हाशमी। क्या नाम है? गजाला हाशमी को चुना गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिहार सरकार ने कितने सैटेलाइट शहर विकसित करने की योजना बना रही है? तो 11 शहरों में बिहार सरकार
सैटेलाइट विकसित करने की योजना पर कार्य कर रही है। भारत ने 2025 में एशियाई युवा खेलों में 48 पदकों के साथ छठा स्थान हासिल किया है। भारत ने कितने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत के द्वारा 13 गोल्ड मेडलों को एशियाई युवा खेलों में जीता गया है। 17 नवंबर 2025 को 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आयोग कब गठित किया गया था? 16वें वित्त आयोग की बात की जा रही है तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। और यह कब गठन किया गया था? दिसंबर 2023 में गठन किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। यूनेस्को की हालिया पहलों के अनुसार विचार करना है कौन सा कथन सही है। यूनेस्को ने कौन सी पहले यहाँ पर की है? तो विचार की जाए कि यूनेस्को ने बायोटेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क अपनाया है। तो आप कहेंगे ये गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर दुनिया का पहला ग्लोबल फ्रेमवर्क 80 से ज्यादा देशों में राष्ट्रीय कानूनों के रूप में शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल बात ठीक है, तो केवल दूसरा सही है। यूनेस्को के बारे में पहला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत द्वारा यूएनएफसीसी के तहत 2031 से 35 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी 3.0 लक्ष्यों के संदर्भ में विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो विचार किया जाए उत्सर्जन तीव्रता में कमी, उत्सर्जन तीव्रता में कभी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 47% तक कम करना, गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता को संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता 60% हासिल करना, अतिरिक्त कार्बन सिंक वन एवं वृक्ष को आवरण के माध्यम से 3.5 से 4 बिलियन टन को बनाना। तो आप कहेंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा अंतर सरकारी वार्ता समिति INC के माध्यम से एक वैश्विक प्लास्टिक संधि तैयार की जा रही है? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आप कहेंगे यहाँ पर जो है कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जो है वैश्विक प्लास्टिक संधि को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि ट्राइफेड के द्वारा शुरू किए गए एक नए प्रीमियम जनजातीय ब्रांड राइज टाइमलाइज ट्राइबल का पहला स्टोर कहां पर खोला गया है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में खोला गया है। ये क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लीड्स 2025 रिपोर्ट में बिहार किस श्रेणी में है? लीड्स 2025 रिपोर्ट में बिहार किस श्रेणी में है? आप कहेंगे हाई परफॉर्मर्स में है। किसमें? हाई परफॉर्मर्स में है। आप कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। अप्रैल 2026 में बिहार दिवस और निवेश मंच का आयोजन कहां पर किया गया? बिहार दिवस और निवेश मंच का जो आयोजन है अभी हाल ही में आप कहेंगे जकार्ता में किया गया। जकार्ता बोले तो इंडोनेशिया में किया गया है। कहां पर? इंडोनेशिया में किया गया है। ऑप्शन यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आप कहेंगे दीपक आनंद को। दीपक आनंद को जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति दीपक आनंद को यहाँ पर नियुक्त यहाँ पर किया गया है। तो हमने आज यहाँ पर 140 अपने जीएस के क्वेश्चनों को कवर कर लिया है यार। 140 जो जीएस के प्रश्न थे उसको कवर कर लिया। अब इसी तरह हमारी अब एक दिन में कोशिश करेंगे 2 वीडियो आए, कभी कभी एक भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। 5 से 6 टेस्ट सीरीज अभी और आना बाकी है। लमसम मान के चलो कि 23 तारीख तक लगातार आएंगे। चैनल पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 से 2 वीडियो भी करंट अफेयर्स की लाएंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। तो आज हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।